नमस्कार, डे नाइट न्यूज के हरियाणा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। सहारनपुर में आज हुए दो गुटों के बीच हुए खूनी विवाद के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने हरियाणा की अलग कमेटी को लेकर शिरोमणि अकाली दल की ओर से रविवार को मंजी साहिब दीवान हॉल और हरियाणा की एडहॉक कमेटी की ओर से 28 जुलाई को करनाल में की जाने वाली सिख सम्मेलनों को रद्द कर दिया है। जथेदार ने अपने आदेश में कहा कि सहारनपुर की घटना के बाद सिखों के सामने एक और बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है, इसलिए सिख कौम को एकजुट होना चाहिए। उधर एसएसजीपीसी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब का जो भी आदेश आएगा वो उन्हें मंजूर होगा। मैं सब ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। रिएक्शन किया जनरल साहब का जोड़ा आदेश है सारी सिख कौम मानता है और प्रमाण करना चाहिए। वही कल होने वाले पंथक सम्मेलन को रद्द करने के बारे में पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि यह श्री अकाल तख्त साहिब का हुक्म है और इस हुक्म को वह और शिरोमणि अकाली दल के सभी नेता कार्यकर्ता मानते हैं। बादल ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि केंद्र की ओर से कन्वेंशन रद्द करने का दबाव बनाया गया है। और उत्थे कीमती जाना भी गई है और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। मैं होम मिनिस्टर साहब ने मांग की है और कोशिश की थी चीफ मिनिस्टर और नाल अपने डीजीपी अपने पता लगे उन्होंने कई 15-16 बंदी जो उस वेले से पैर की गल करते वो जख्मी हुए हैं, वो शहीद हो गए, तीसरी हाल सुना जख्मी है वो सारे शहर करते को असी तो अकाल तख्त साहब का हुक्म है। साढ़े तो वर्कर सारे अपने अपने घरों तो कई चल पे सन, कई तैयारियां सन, पर टीवी ते जदों आया अकाल तख्त साहब का फिर सानू तो हुक्म मनना पैंदा जी, भावें कुछ होवे। असीं उन्हां दा हुक्म मंन के फिर लोकां नूं थोड़ी बहुत ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ तख्त साहब ਦਾ देखो असीं तो मन्नांगे तो मनते रहे। हरियाणा की 41 सदस्यीय अलग कमेटी की पहली बैठक आज कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा डेराकार सेवा में होगी, जिसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त करेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में एचएसजीपीसी एडहॉक के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने अकाल तख्त के फरमान को पंथ के लिए एक अच्छा फैसला बताते हुए करनाल में 28 को होने वाला उनका सम्मेलन रद्द करने की बात कही है। अकाल तख्त साहब का जो है सहारनपुर में जिस प्रकार ट्रेजिडी हुई है उस ट्रेजिडी को देखते हुए अकाल तख्त साहब ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, पंथ के हक में लिया है। और उन्होंने सहारनपुर की स्थिति को देखते हुए जो अमृतसर में 27 तारीख को पंथ कन्वेंशन अकाली दल बादल की तरफ से बुलाई गई थी और 28 तारीख को हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बुलाई गई थी, अकाल तख्त साहब ने फरमान जारी करके दोनों को अपील की है कि वो रद्द की जाए। तो हाँ, हम भी 28 तारीख को अपनी जो पंथ कन्वेंशन करनाल की है उसको रद्द कर रहे हैं। ऐसा जी आज डीसी साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे और 48 मेंबरी जो कमेटी है वो यहाँ पर हाजिर है। एचएसजीपीसी को लेकर हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहाड़िया के मुताबिक एचएसजीपीसी कानून पूरी तरह से संवैधानिक है। उन्होंने पूरी तरह से सोच समझकर पूरी कानूनी प्रक्रिया जानने के बाद ही इस बिल पर मोहर लगाई है। आपको बता दें कि जगन्नाथ पहाड़िया का आज कार्यकाल खत्म हो गया है। उनकी जगह हरियाणा में नए राज्यपाल के तौर पर कप्तान सिंह सोलंकी जगह लेंगे। अब देखिए, ये तो आप लोगों को आकलन कीजिए। जो गवर्नर का कर्तव्य है, विधान के अनुसार विधानसभा जो पास कर देती है उसको
दस्तखत करने होते हैं। इस पर विचार खूब किया मैंने, खूब लोगों से पूछताछ की, और आज मैं ये उसके ऊपर कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि चलते चलते कोई कंट्रोवर्सी की बातें अब तक नहीं की, मैं पैदा नहीं करना चाहता। मैं आशा करके चलता हूँ कि उसी भावना को लोग पहचानेंगे जिसकी तरह से ये बिल मेरे सामने पेश किया गया। हरियाणा के नए राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी कल अपना पदभार संभालेंगे। पद संभालने से पहले ही एचजीपीसी की चुनौती उनका इंतजार कर रही है। इस मुद्दे पर उनकी पहली परीक्षा होनी है। अकाली दल और केंद्र सरकार उनसे उम्मीद कर रही होगी कि वो इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजें। वहीं हुड्डा सरकार चाहेगी कि वो बिल में किसी तरह का बदलाव नहीं करे। एचजीपीसी और कुछ ऐसे ही दूसरे मुद्दों पर उनसे बात की हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने। के अंदर आज हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए राज्यपाल के तौर पर कप्तान सिंह सोलंकी जी को नियुक्त किया गया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, जानेंगे क्या कुछ प्राथमिकताएं लेके अब हरियाणा के अंदर जाएंगे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो DN नेट की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नए राज्यपाल के तौर पर आप हरियाणा में पारी शुरू कर रहे हैं। अब तक पॉलिटिक्स करते थे, अब पॉलिटिक्स चाह रहे हैं। किस तरह की चीजें समझे सर? नहीं, पॉलिटिक्स के माध्यम से अब तक भी हम समाज सेवा ही करते थे। समाज का उत्थान हो, जनता की भलाई हो, ये लोकतंत्र का पहला लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम काम करते रहे। क्या कुछ प्राथमिकताएं लेके आप हरियाणा के अंदर जाएंगे? यही सबसे बड़ी प्राथमिकताएं। देखिए, इस समय 21वीं शताब्दी में जो हमारा सपना है कि सब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार किसी भी पार्टी की हों, देश की सरकारें हैं, एक बार चुन जाने के बाद सब मिलकर के विकास की चिंता करें और उस विकास की चिंता में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं रहे और वो संविधान के अनुकूल हो। कहीं पर भी कोई अनाचार है, अत्याचार है, कहीं का शोषण है, कहीं पर अन्याय होता है, वो सारी की सारी बातें नहीं हो पाए। यही सरकार का काम होता है। लोकतंत्र में सरकार का काम ही है। प्रजातंत्र में सरकार का काम ही प्रजातंत्र की भलाई होता है और वो सब ठीक चलता रहे, ये प्राथमिकता हमारी सबसे पहले रहेगी। सर, आप हरियाणा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से लगातार हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा एचजीपीसी को है कि हरियाणा सरकार ने सिखों के लिए एक अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाई है, जिसका पंजाब सरकार विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं धर्म का मामला है, सरकार को इसके भी अंदर हस्तक्षेप नहीं देना चाहिए। उस पर आपकी एक्सेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार पंजाब सरकार और केंद्र कह रही है हरियाणा सरकार से कि आपको जो गवर्नर पहाड़िया जी थे उनसे एक्सेंट वापस ले, उस जो बिल बनाया उसे नील घोषित करे। देखिए, अभी मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी इस बात से मैं सहमत हूँ कि मामला धर्म का है और धर्म के मामले को अपन राज्यों में और इसके बीच में नहीं बांट सकते। लेकिन इसके पश्चात भी हमको इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि इस धर्म के मामले में, एचजीपीसी के मामले में वहाँ का कानून क्या है, उस कानून के अंदर विधानसभा का कितना रोल है। विधानसभा कानून बनाती है कि विधानसभा को सारी चीज़ें देख करके करना पड़ता है। चूँकि वो दोनों राज्य अलग अलग हैं तो विधानसभा के हिसाब से उनका हक क्या है, कानून के बारे में उनका रोल क्या, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि धर्म को राज्यों में या क्षेत्रों में नहीं बांटना चाहिए। सर, हमेशा विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि राज्यपाल एज ए रबर स्टैंप के तौर पे काम करते हैं। क्या आप कुछ अलग ट्रेंड साबित करेंगे? क्योंकि लगातार अभी हरियाणा की बात करता हूँ, कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आरोप लगेंगे लगातार। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि राज्यपाल का काम रबर स्टैंप का है। राज्यपाल का काम सिर्फ राजभवन में रहना और सुविधाओं को वो करना है। उसको वास्तव में राज्य और केंद्र इन दोनों के अंदर सेतु का काम करना होता है और पूरी तरह से देखना पड़ता है कि जो राज्य के दायित्व है, राज्य के जो काम हैं वो केंद्र की तरफ से ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से शासन चल रहा है कि नहीं, और दोनों सत्ता पक्ष और विपक्षों को साथ में लेकर के और अपनी भूमिका उसको निभानी चाहिए। बिल्कुल रबर स्टैंप नहीं है, वो गार्डियन है राज्य और केंद्र के बीच में संविधान के तहत। एक आखिरी सवाल मैं सर आपसे लूंगा, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी क्या कुछ आप चाहते हैं कि आप गवर्नर के तौर पर जा रहे हैं जो जनता को वहां पर मिले? कि देश को आपको कैसा बनाना है ये निर्भर करता है आदमियों पर, मनुष्यों पर, और इसलिए अपने मानव संसाधन मंत्रालय शिक्षा को कहा है और इसलिए देश की बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा और संस्कार ऐसा होना चाहिए जैसा भविष्य में हम भारत चाहते हैं। तो कप्तान सिंह सोलंकी जी का साफ कहना है कि देखिए, रबर स्टैम्प के तौर पर काम नहीं, ये गार्जियन के तौर पर काम करेंगे और सेतु के रूप में भी काम करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। और जो अहम मुद्दा और जो अपनी प्राथमिकता लेके जा रहे हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा का विकास होना है। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN नेट न्यूज। हरियाणा लोकहित पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची की घोषणा 17 अगस्त को जींद में आयोजित रैली में की जाएगी। ये बात हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वहीं कांडा ने कहा कि इन चुनाव में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि रोज ही उनकी पार्टी में अन्य पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि लोकहित पार्टी उनका सहारा है।
लोकहित की बात है, वो जो 17 अगस्त को हमारी प्रदेश स्तरीय जो रैली है जींद की, हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम कुछ टिकटों की घोषणाएं करें। अगर हो सका तो हम 17 तारीख को ज़रूर कुछ टिकटों की घोषणाएं उस जींद रैली से करें। पहले दिन स्थापना दिवस पर ही हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी मैक्सिमम यूथ को मौका देगी और वो आपके सामने होगा। मेरे साथ कांग्रेस के, इनेलो के आए दिन सरपंच, पदाधिकारी रोज़ हज़ारों की तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है और एक मुहिम चली हुई है कि हरियाणा लोकहित पार्टी जिस विकल्प को प्रदेश के लोग देख रहे थे उनको मिल गया है। इनेलो प्रवक्ता एमएस मलिक ने चंडीगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं कि अब तीसरी बार वो सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए वे अपने चहेतों को और रिश्तेदारों को मलाईदार पदों पर बैठाने में जुटे हैं। हाल ही में सीएम द्वारा की गई आयोग की नियुक्तियों को निशाना बनाते हुए इनेलो प्रवक्ता एमएस मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर और बिना किसी योग्यता के अपने चहेतों को आयोग का सदस्य बनाया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य स्टेला पॉटर रणबीर सिंह हुड्डा की नर्स के तौर देखभाल करती थी, जबकि सूचना आयुक्त बनाए गए शिव रमन गौड़ सीएम की पत्नी के जोशी थे। प्रजातांत्रिक प्रणाली के मुताबिक एक सिद्धांत है कि जब इलेक्शन नज़दीक हो, सरकार को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। मतलब एक सिद्धांतों के तौर पर राजनीति करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एसजीपीसी एचएसजीसी का झगड़ा शुरू कर दिया, मतलब 2 ग्रुपों में लड़ाई करने का काम किया और ऑलरेडी कानून व्यवस्था इस राज्य के अंदर बहुत ही खराब है। चुनाव के जबकि 2 महीने से कम भी समय है, सरकार धड़ाधड़ सबसे पहले तो अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, सब उनकी भर्ती की जा रही है। एक पुलिस की भी भर्ती की जा रही है और चुनाव के दौरान इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और कई पार्टियों ने भी डिमांड की है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार कानून की धज्जियां उड़ा रही है। एमएस मलिक के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2005 में चौटाला सरकार में तो चुनाव आयोग ने 4 महीने पहले ही आचार संहिता लागू कर दी थी, लेकिन हुड्डा सरकार के दौरान ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए मुख्यमंत्री एचएसजीपीसी बनाकर और पुलिस की भर्तियां शुरू करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। विरोध ऑलरेडी जनता कर रही है। जनता ने अपना मन बना चुकी है कि टोटल कांग्रेस साफ है हरियाणा से, और इंडियन नेशनल लोकदल केवल एक ऐसी पार्टी है जो एकमात्र अपने दम पर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये लोग ही बता देंगे इनको। इस तरह के काम करते लोग किसी को माफ़ नहीं करती। कांग्रेस अपने पिछले कारनामों से कुछ सीखी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तबाही केवल इसीलिए हुई है कि एकदम महंगाई, एकदम भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का कहीं भी नाम नहीं है। प्रदेश के विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति पर ओम प्रकाश चौटाला पहले ही सीएम को पत्र लिखकर अपना ऐतराज जता चुके हैं और अब इनेलो भी सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करती नजर आ रही है। देश में एचएसजीपीसी के मुद्दे के बाद सेवा का अधिकार, खाद्य आयोग जैसी नियुक्तियों पर एक बार फिर सरकार घेरे में नजर आ रही है। दोनों पार्टियां इनेलो और भाजपा इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हुड्डा सरकार अपने रिश्तेदारों और जानकारों को मलाईदार पदों पर नियुक्त करना चाहती है। बहरहाल प्रदेश सरकार इन सभी को राजनीतिक स्टंट बता रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। पूर्व विधायक मेजर नपेंद्र सांगवान और सुखबीर फरमाड़ा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित एक समारोह में दोनों पूर्व विधायकों ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इस दौरान गणेशी लाल ने जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची 1 सितंबर को आएगी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे मेजर नपेंद्र सांगवान और रोहट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सुखबीर फरमाड़ा ने भाजपा में शामिल हो गए हैं। दोनों पूर्व विधायकों ने कहा कि वे भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। अब हालात कांग्रेस के अंदर ये होगी कि ना तो वर्कर की कदर, जो चंद वर्कर हुड्डा साहब के खास हैं उनकी तो कदर है, उनके काम भी होते हैं, और दूसरों की निरादर और नाकदर। भ्रष्टाचार सीमा पे है, हर एक जगह पे भ्रष्टाचार की बात, उसको रोक लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। देखो जी, हम तो मतलब एमएलए के लिए विधानसभा में पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम तो इनकी नीतियों से आज ये अपने नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री,
इनकी साफ सवेरी है और इन्होंने जो फैसले लिए हैं महीने 1.5 महीने में जनता की तो ये साख बनी है। जो राजनीति से लोगों को नफरत हो गई थी कांग्रेस को देख करके, कांग्रेस के नेताओं को देख करके, वो दोबारा मतलब राजनीति से लोग प्रेम करने लगे राजनीतिक नेताओं से। तो उस चीज़ के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल ने दोनों पूर्व विधायकों का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। गणेशी लाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची 1 सितंबर को आएगी। भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत और इश्क करने वालों की एक लाइन है, स्क्रीनिंग कमेटी और नीचे के फीडबैक से लेकर उनको ज्वाइन कर रहे हैं। महायुद्ध के अंदर महासंग्राम में जिसको लगता है सत्य और धर्म का पक्ष हमारा, ही इज वेलकम। जिसको लगता है हम गलत हैं, ही इज रेडी, ही इज वेलकम टू गो आउट। ऐसे में महाभारत का युद्ध के अंदर जो आना चाहे आए, जो जाना चाहे जाए। और 1 सितंबर तक हमको लगता है आपको पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की रिलीज करेंगे। वहीं पार्टी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बीजेपी हजका गठबंधन पर फैसला 29 जुलाई को होने वाली भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। चुनाव की रणनीति तो चुनाव के अंतिम दिन तक बनाया जाया करती है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, गंभीर राजनीतिक दल है। देश भर में अपने गठबंधन धर्म को निभाने के लिए जाना पहचाना जाता है। हमारा प्रयास है कि हम अपने गठबंधन सहयोगी को साथ लेकर के चलें और उसी प्रयास में अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक हम लगे रहेंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी आवश्यकता पड़े तो 90 की 90 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों को छोड़कर कमल का दामन थामने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका पार्टी को कितना फायदा मिलेगा और क्या हरियाणा में कमल खेलने का भाजपा का सपना सच हो पाएगा, इसका पता तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज। करनाल के नीलाखेड़ी अनाज मंडी में हुई हजका की परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के दौरान कुलदीप बिश्नोई का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार और इनेलो सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश के कार्यकाल में प्रदेश भय, भ्रष्टाचार और बलात्कार के खिलौने मक्कड़ जाल में फंस चुका है। वहीं विकास के मामले में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक को छोड़कर बाकी जिलों के लोगों को सिवाय उपेक्षा के कुछ नहीं दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में इस बार हजका की सरकार बनती है तो प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम खोजे जाएंगे। चंडीगढ़ के जीएमएसएच 16 में बीते दिन हुए मर्डर केस में आज मृतका डिंपल का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने डिंपल का शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत के बावजूद कार्रवाई करने में ढिलाई बरती। परिजनों की मांग है कि सेक्टर 24 थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। अपनी मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने चंडीगढ़ के एसएसपी सुखचैन सिंह गिल से मुलाकात की। परिजनों ने कहा कि एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च और 18 साल के हो जाने के बाद उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। उसमें हमारे प्रधान जगन जी, लड़की के पिताजी, लड़की का भाई और बलराज जी, चंदूलाल जी, हाकम जी सारे मिले थे। एसएसपी साहब ने एक आश्वासन दिया है कि एक बच्चे को नौकरी देंगे हम जब वो 18 साल का हो जाएगा और उसका एजुकेशन का सारा खर्चा चंडीगढ़ पुलिस उठाएगी और जो जिनके खिलाफ बनती कार्रवाई हम इंक्वायरी के बाद वो कार्रवाई भी करेंगे। और आज हम शांतिपूर्वक हमने यहाँ जो धरना लगाया है इसके लिए हम चंडीगढ़ प्रशासन से ये मांग करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए और इसमें कोई अनगहली नहीं होनी चाहिए। कल 10 बजे लड़की का संस्कार करेंगे, है ना, और कल मतलब मीटिंग इनके घर बुलाई है लोगों की। फतेहाबाद में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक ने मरने से पहले अपने बयान में गांव के सरपंच समेत 4 लोगों को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसमें उसका अपना भाई भी है। मृतक ने सरपंच के खिलाफ कई आरटीआई लगा रखी थी। फतेहाबाद में सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगाना आरटीआई कार्यकर्ता को काफी महंगा पड़ा। इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मामला बिजलपुर गांव का है, जहां आरटीआई कार्यकर्ता विनोद को बोलेरो गाड़ी से कुचल दिया गया। उसका कसूर बस इतना था कि उसने गांव के सरपंच प्रभुदयाल के कथित घपलों का पर्दाफाश करने के लिए अनेक आरटीआई लगा रखे थे। विनोद कहीं बच न जाए इसके लिए उसे 3 बार कुचला गया। परिजनों का कहना है कि विनोद
रोज ही सुबह दूध लेने के लिए निकलता था। इसी दौरान सरपंच अपने 3-4 साथियों समेत बुलेरो पर सवार होकर आया और उसने उसे कुचल दिया। मृतक ने पुलिस को मरने से पहले दिए गए अपने बयान में सरपंच समेत 4 लोगों पर हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। इसमें उसका अपना भाई सुशील भी है। जो विनोद कुमार की डेथ हुई है, इसको ये ऊपर हुआ था, इनके 2-3 घोटाले गांव में उजागर हुए हैं। इसकी सरपंची खत्म होने के कगार पर थी फिलहाल है। इसके कारण उन्होंने इस पे गाड़ी, विनोद कुमार में पीछे से प्रभुदयाल, इसके लड़के, एक भाई और एक उससे बड़ा भाई, उन्होंने पीछे से आके गाड़ी में आप में टक्कर मारी, गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। ऊपर चढ़ाने के बाद में गाड़ी 3-4 बार आगे पीछे की करके बोले कुचल दिया उसको। तो ये सारा RTI का मामला था, सरपंच को बर्खास्त करना था। 31 तारीख कोर्ट में लगी हुई थी। पुलिस अच्छी तरीके से इसको हैंडल नहीं कर रही, एक्सीडेंट में तब्दील करना चाहती है भी कैसे ये एक्सीडेंट दिखाया जाए। ये RTI कार्य करता है ये, ठीक है जी। तो इन्होंने इनका केस कोर्ट में भी चल रहा है सरपंच के साथ, और 31/7 जो है डेट लग रही है लोकायुक्त चंडीगढ़। अब इनको जाना था, तो इसने आज जो ये एक्सीडेंट हुआ सुबह सुबह, ये इसने बताया कि जो मैं दूध लेने के लिए राजू की ढाणी में जा रहा था और आगे से बिलोरो जो है आ रही थी बहुत स्पीड, वो उसने मेरे ऊपर चढ़ा दी, ठीक है ना, और एक आगे पीछे करके घसीटा मेरे को। बोला अभी तेरा काम तो कर दिया, तू ही आज के बाद में को हमारी शिकायत करेगा, उनको लोकायुक्त जाएगा। मृतक के परिजनों ने इस पूरे मामले में पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले पर सरपंच को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक के परिवार की ओर से हत्या की जाने की बात कही जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे को सूचना मिली कि अपना फतेहाबाद सरकारी अस्पताल में ले आए हैं, तो मैं कार्रवाई के लिए यहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ गाँव के मौजूद आदमी मिले हैं। उन्होंने उनकी पत्नी मिली है कविता, उनके बयान मैंने अंकित किए हैं, और जो भी कार्रवाई इसमें उचित बनेगी अफसरान बाला से तस्दीक करवाएंगे, और जो भी सच कार्रवाई होगी सही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विनोद की प्रभुदयाल के साथ बहुत दिनों से अदावत चल रही थी। उसने प्रभुदयाल के कथित काले कारनामों के खिलाफ ढेर सारे RTI लगा रखे थे और कई सारी शिकायतें भी की थी। इनमें से एक मामले में 31 जुलाई को लोकायुक्त की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। फतेहाबाद से जितेंद्र मुंगा के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज। करनाल के टैगोर स्कूल से हर साल 2 छात्रों को नासा जाकर अंतरिक्ष की गुड पहली को समझने का मौका मिलता है, लेकिन इस साल स्कूल की एक छात्रा समत रीता का नासा जाने के लिए चयन किया गया है, जिसे नासा की ओर से अपने यहाँ आने का औपचारिक आमंत्रण भी मिल गया है। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की गुरुदक्षिणा टैगोर स्कूल के छात्रों के लिए वरदान बन गई है। टैगोर स्कूल की छात्रा रही कल्पना चावला के कारण ही आज स्कूल के बच्चों को अंतरिक्ष के रहस्य जानने का मौका मिल रहा है, जो उनके लिए गर्व की बात है। ये कहना है टैगोर स्कूल के प्रधानाचार्य राजन लांबा का। छात्रा के नासा जाने की घोषणा करते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि ये उनका नासा जाने वाला 17वां बैच है। अदिता मंडल बच्ची हमारी इस बार 17वें बैच के रूप में सिलेक्ट हुई है और ये कल की फ्लाइट से नासा के लिए जा रही है। आफ्टर 15 डेज ये वापस लौटेगी। ये हमारा 17वां बैच है और हमारा स्कूल टैगोर परिवार पूरा अपने शिवरात्रि के पर्व पर बड़ी अच्छी खुशी का दिन है कि हम अपनी बच्ची को शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये अपने अभियान में जिससे में जा रही है उससे कामयाब होकर वापस लौटे। वहीं नासा जाने वाली छात्रा समद रीता ने कल्पना को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि उनके कारण ही आज उनका और स्कूल का नाम विश्व मानचित्र पर आया है और वहां जाकर वे अपने देश की संस्कृति का प्रदर्शन करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है और मकसद तो यही है कि मैं वहाँ जाऊँ, रिसर्च करूँ, कुछ सीख कर आऊँ और हो सके तो अपनी फैमिली और अपने यहाँ मतलब स्कूल के लिए, इंडिया के लिए बेनिफिट करूँ। और यही है कि मैं बहुत कुछ सीख के आऊँ साइंस के बारे में। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और चाहूँगी अपनी इंडिया को हम बहुत ऊपर करके आऊँ। समत रीता का नासा जाने के लिए चयन होने से उसकी मां भी बेहद खुश है। उनका कहना है कि समत का बचपन से ही नासा जाने का सपना था और इस 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए उसने 15 साल इंतजार किया। बहुत बढ़िया लग रहा है, वो बहुत एक्साइटेड, मतलब ऐसे बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को और ऐसे स्कूल जो बचपन से ये बच्चा इसी स्कूल में ही है, टैगोर स्कूल में है और वो उसको बचपन से सपना था और आज सपना साकार होने जा रहा है। 15 साल इंतजार किया है 15 दिन के ट्रेनिंग के लिए।
इस अभियान की शुरुआत 1998 से हुई थी, जब पहला बैच नासा गया था और अब तक 16 बैच नासा जा चुके हैं। यही नहीं, नासा जाने वाले अनेक बच्चे आज अंतरिक्ष विज्ञान में अपना भविष्य बना रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।